हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम याद करने जा रहे हैं इडियम्स को। इडियम्स भी इस तरह से याद करेंगे कि अगर आप आज एक बार इन इडियम्स को सुन लेते हैं और ट्रिक्स को समझ लेते हैं तो ये इडियम्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट जो इंग्लिश के हर एस्पेक्ट में, इंग्लिश की हर फॉर्म के अंदर आपको बार बार काम आने वाला है। बिना वोकेबलरी लर्न किए आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका राइटिंग सेक्शन, आपका ग्रामर का पार्ट बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। और साथ साथ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो वोकेबलरी के टाइप हैं, जब आप उनको अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी जो वर्ड पावर है वो एनरिच होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी पर आज काम करते हैं और इडियम्स की सीरीज़ में आप सीखेंगे कि हम एक बार इडियम को किसी भी ट्रिक के साथ जोड़ने पर कैसे हमेशा के लिए याद करते हैं या याद रख सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ इडियम्स लिए हैं और सारे ही इडियम्स स्पेशल हैं, अनयूजुअल हैं, जनरली देखने में नहीं आते और अ ह्यूज वैरायटी ऑफ इडियम्स आपके पास होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में अब हम आगे बढ़ते हुए पहला इडियम लेते हैं, विन बाय अ नोज। यहाँ पर हम ए और ऐड कर लेते हैं। विन बाय अ नोज का मतलब होता है टू विन विद अ स्लाइटेस्ट डिफरेंस। टू विन विद अ स्लाइट डिफरेंस। टू विन विद अ स्लाइट डिफरेंस। अब हमने ये अंतर तो यहाँ पर लिख लिया। अब सवाल यह है कि ये जो अंतर हमने लिखा ये हमें हमेशा के लिए याद रहे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत कम अंतर से जीतना। अगर इलेक्शन चल रहा है और दो कैंडिडेट्स बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, ये एक अलग इडियम आपका आ गया। तो नेक टू नेक का मतलब है कि एक आगे निकलता है, तुरंत दूसरा आगे निकल जाता है और लास्ट लाइन आती चली जा रही है और विनर जो है हमारे दिल में एक धड़कनें पैदा कर चुका है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो ऐसी सिचुएशन को नेक टू नेक कहते हैं या टू विन बाय अ नोज कहते हैं। तो यहाँ पर इसको नोज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डिफ़िकल्टी से, नोज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा स्लाइट डिफरेंस से। मीन्स कि मान लीजिए कि हम डेंजर में हैं और डेंजर में जो वाटर है वो हमारी नोज़ तक आ गया है और अगर नोज़ से ऊपर पानी निकलता है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन हमारी कम हो जाएगी और हम हार जाएंगे। तो विन बाय अ नोज़ यानी बिल्कुल ख़तरे के आखिरी निशान तक आपने स्ट्रगल किया, तो टू विन विद अ स्लाइट डिफरेंस। इलेक्शन में वोटिंग चल रही है, गिनती चल रही है और गिनती चलने में किसी एक कैंडिडेट को लास्ट पहुंचते पहुंचते जो विक्ट्री मिलती है वह मिलती है बहुत कम अंतर के साथ, तो उसको आप कहेंगे विन बाय अ नोज। यानी एक डेंजरस पॉइंट तक आने के बाद आपको विक्ट्री मिलना। तो इसका मतलब है टू विन आफ्टर अ हार्ड स्ट्रगल। तो विन बाय अ नोज मीन्स टू विन विद अ स्लाइट डिफरेंस और बहुत संघर्ष के बाद जीतना। आई होप कि संघर्ष और नोज अगर आप दोनों को देखें तो ये इडियम आप अच्छे से याद कर पाएंगे। वेल हील्ड, वेल हील्ड एडजेक्टिव का काम करता है और वेल हील्ड का मतलब होता है रिच, यानी रिच पीपल। अब यहां पर वेल हील्ड आपने लगाया तो ये एडजेक्टिव के लिए है और एडजेक्टिव हमें जब भी कभी हम इडियम लर्न करें तो इडियम लर्न करने में एक तो पॉइंट हमने पहला बताया कि आपको ट्रिक्स के साथ जोड़ना है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि हमारा जो इडियम है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है या वो एडवर्ब का काम कर रहा है या अपने आप में नाउन या नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पर हमें पता चला वेल हील्ड ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा और ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है। तो अब रिच से वेल हील्ड को कनेक्ट करना है। वेल हील्ड की हमें जो है पहली ट्रिक तो ये पता चल गई कि भाई ये क्या है, ये जो है आपका एडजेक्टिव है। अब हमें कनेक्शन जोड़ना है कि हम हिल से रिच को कैसे जोड़ें। तो इस टेक्निक में आप ये याद रखेंगे कि एड़ियाँ आपने देखी होंगी, जो मज़दूरों की एड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही रफ़ होती हैं और वह फटी फटी सी होती हैं, वह कई बार बहुत ज़ख्मी होती हैं।
लेकिन जो रिच लोग होते हैं उनकी एड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, क्लीन होती हैं, पिंक होती हैं, जो कि एक लग्जूरियस लाइफ को डिस्प्ले करता है, एक कंफर्टेबल लाइफ को डिस्प्ले करता है। तो जिनकी हील जो हैं वेल होंगी, प्रॉपर होंगी, पिंक होंगी, तो ऑफ कोर्स वो रिच होंगे। तो हम कहेंगे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेल हील्ड। तो वेल हील्ड का मतलब हो गया रिच पीपल। इसके बाद हमारा नया इडियम आता है यंग टर्क, जिसको हम हिंदी में तुर्क के नाम से जानते हैं। अब ये जो तुर्क है, असल में क्या होता है कि जो तुर्क लोग हैं वो अपनी बहादुरी के लिए और एंगर के लिए मशहूर हैं। तो ऐसी कई सारे हमारे भारत में भी ऐसी जातियां हैं जो अपने किसी विशेष कार्य के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर जो तुर्क है, तो तुर्क अपने एंगर और रिबेलियन या रिबेल होने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आप यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे, एन इंसर्जेंट, यानी एक विद्रोही। आपने लिखा एक विद्रोही। तो अब इंसर्जेंट, रिबेल जैसे वर्ड्स लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंसर्जेंट ही लिखें। तो यंग टर्क, एक तो जब आपकी युवावस्था होती है, आप यंग होते हैं, तो जो कहते हैं ना कि गर्म खून होना और गुस्सा ज़्यादा आना, पावर ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। तो एक तो टर्क है, ऊपर से यंग भी है। तो यंग जब तुर्क है और यंग भी है, तो एंगर ऑफ कोर्स सीधे सीधे समझ में आता है। इसलिए आप किसी भी बात को विरोध दिखाने वाले व्यक्ति को आप कहेंगे अ यंग टर्क। इट मीन्स जो छोटी छोटी सी बातों पर भी ऑब्जेक्शन लेता है, या जिसे आप गर्म खून कहते हैं, या आप युवावस्था का रिजल्ट कहते हैं, तो वहाँ पर आप उसको रिलेट कर सकते हैं यंग टर्क। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल के अंदर हम कह सकते थे देयर वर मैनी यंग टर्क्स इन दैट ग्रुप। तो इसका मतलब हुआ कि जिनमें जोश हो, जो बहुत ही गुस्सैल हों और जो बहुत ही वायलेंट हो जाएं, उनको हम कहेंगे यंग टर्क। और ये किसकी तरह काम करेगा? ये आपका काम करेगा नाउन के लिए। इसके बाद आता है येलो बेलीड। येलो बेलीड का सबसे पहले हम मीनिंग लिखते हैं, और इसका जो मीनिंग निकल करके आएगा वो आएगा कावर्ड। अब कावर्ड तो मीनिंग हो गया, ठीक है। और कावर्ड क्या होता है? अब कावर्ड को समझना है। कावर्ड अपने आप में नाउन होता है, और यहाँ पर हमें इसको क्या करना है? एडजेक्टिव बनाना है। तो एडजेक्टिव बनाने में हम ly लगाते हैं, तो कावर्डली हो गया। तो हम कहेंगे ही इज़ अ कावर्डली मैन। कावर्ड कहेंगे तो फिर मैन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और जब एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो आपको उसी तरह का आपने यूज सीखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ही इज येलो बेलीड। अब सवाल आता है कि कायरता से येलो को कैसे जोड़ा जाए। देखिए, जब हमें डर लगता है तो येलो वर्ड से आप रिलेट करके देख लें कि लोग क्या कहते हैं, कैसे याद रखते हैं, येलो का क्या मीनिंग हो सकता है। तो बहुत ही थोड़ा रिडिकुलस टाइप का लिंक है, हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब सा लगे। तो येलो बेलीड, तो येलो बेलीड का मतलब हुआ कि जब डर लगता है तो पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। तो उस निकलने से जो रिलेट करेंगे आप, वो येलो से करेंगे। इट मीन्स कपड़े खराब हो गए, तो येलो बेलीड। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जब आप डरेंगे तो नीचे ही नीचे लेट कर आगे बढ़ेंगे, लेट कर आगे बढ़ेंगे तो कीचड़ पानी से होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो आपकी बैली वाला पार्ट है वो सब सन जाएगा, येलो हो जाएगा, तो येलो बेलीड। और डरने की वजह से जो नीचे घिसटने की प्रक्रिया है वो आपकी बैली को येलो करेगी, तो येलो बेलीड का मतलब हुआ कावर्डली। तो हम कहेंगे यू शुड रिमूव योर येलो बेलीड नेचर।
तो अपने जो कायरता है उसको आप दूर कीजिए। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद आता है विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का जो मीनिंग है आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्या झूठा दिखावा, झूठा दिखावा या डिसेप्टिव अपीयरेंस, डिसेप्टिव अपीयरेंस। डिसेप्टिव किसे कहते हैं? फॉल्सहुड को, यानी नकलीपन को। तो जब आप विंडो ड्रेसिंग करते हैं तो इसका मीनिंग हुआ झूठा दिखावा। और अब हमें ये देखना है कि जो झूठा दिखावा है तो इसमें झूठा एडजेक्टिव है और दिखावा नाउन है। तो इसमें ये एक फ्रेज हुआ जो कि एडजेक्टिव के साथ नाउन को दर्शाता है। अब हमें ड्रेसिंग को लर्न करना है झूठे दिखावे से। तो कई बार क्या होता है कि जब फंक्शंस होते हैं और हमको उनमें अपनी आप को प्रेजेंट दिखाना होता है, हमें उसमें अपने आप को शामिल करना होता है, तो हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर बन संवर कर बन ठन कर जाते हैं, जबकि रियल लाइफ में हमारा स्टेटस वो नहीं होता जो हम दिखने की कोशिश करते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग इट मीन्स कि विंडो से पूरी लाइफ तो नज़र नहीं आ सकती, लेकिन जितना भी नज़र आता है वो अच्छा नज़र आता है। लेकिन जब आप डोर से अंदर जाते हैं तो रियलिटी कुछ और लगती है। तो यहाँ पर विंडो को रिलेट कर सकते हैं दिखावा से। तो झूठा दिखावा, तो विंडो ड्रेसिंग, जैसे कि आप कहते हो विंडो शॉपिंग। जब आप विंडो शॉपिंग क्या होता है कि आप कहीं मॉल में या कहीं भी ऐसी मार्केट में गए जहाँ पर बहुत सारा सामान डिस्प्ले पर है, तो आप केवल उसको देखते हुए आगे बाहर आ जाते हैं और उसको ख़रीदते नहीं हैं। तो वो हुई विंडो शॉपिंग, यानी केवल निहारना बल्कि ना कि उसको परचेज करना। तो यहाँ पर है विंडो ड्रेसिंग। तो यानी केवल आप जो दिखा रहे हो केवल एक झलक मात्र है, रियलिटी नहीं है। तो विंडो ड्रेसिंग झूठा दिखावा, डिसेप्टिव अपीयरेंस केवल एक धोखा दूसरों के लिए। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है ग्रैंड सक्सेस। विद फ्लाइंग कलर्स, हमने कहा कि ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, he got his medal with flying colors, he performed in the games, in performance of dancing, he did well in the competition with flying colors। तो यहाँ पर जो did well है उसमें grand success मिलने की तरफ इशारा है। he became a district topper with flying colors, यानी ज़बरदस्त सक्सेस हासिल करने में फ्लाइंग कलर्स आया। तो हमने मीनिंग याद कर लिया। मीनिंग, ये जो विद फ्लाइंग कलर्स है ये अपने आप में एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हाउ का आंसर आता है वह आपका एडवर्ब होता है, और जब भी एक वर्ड से ज़्यादा हो तो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स छोटा सेंटेंस हो गया। तो इसमें विद फ्लाइंग कलर्स को अब हमें ग्रैंड सक्सेस से रिलेट करना है। तो इसको रिलेट करने में आप क्या करेंगे कि जो कलर्स हैं, कलर में अगर हम एस जोड़ दें तो वे झंडे बन जाते हैं, और अगर हम फ्लाइंग को कलर्स से जोड़ दें तो झंडे हवा में क्या होता है, लहरते हैं या हम उनको फहराते हैं। किसी भी तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी ग्रैंड सक्सेस मिलती है तो जो स्पेक्टेटर्स हैं जो स्टेडियम में बैठे होते हैं वो आपके कंट्री के, हमारे कंट्री के जो झंडे हैं वो वहाँ पर बैठे हुए फहराते हैं। तो आपको विक्ट्री मिली विद फ्लाइंग कलर्स। तो विद फ्लाइंग कलर्स को हमने रिलेट किया ग्रैंड से, और ग्रैंड के बाद सक्सेस में उसको ढाल दिया। तो आपको आसानी से ये याद हो गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का जो मीनिंग है वह है टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन या टू टैकल द डिफिकल्ट सिचुएशन, या किसी संकट की स्थिति से
पूरे संघर्ष के साथ बाहर निकलना या उसे कंट्रोल करना। टैकल का मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना। तो कुछ इस तरह का मीनिंग यहाँ पर निकल करके आता है। तो ये तो हो गया मीनिंग, ठीक है। वेदर यहाँ पर क्या काम करेगा, वेदर यहाँ पर वर्क करेगा वर्ब का। तो हमने मीनिंग जाना, पॉइंट नंबर 1। हमने इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो जाना कि वर्ब है, वेदर, वेदर्ड, वेदर्ड आएगा। और वेदर्ड को आप यहाँ एक तरह से डू, डिड, डन की तरह यूज़ करेंगे, ट्राइड की तरह से यूज करेंगे, कंट्रोल्ड वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की तरह से समझेंगे। और अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे कर पाएंगे आप, कि आपने स्टॉर्म को किससे जोड़ना है, फेस से। और अगर स्टॉर्म नहीं तो वेदर से जोड़िए। अब देखिए कैसे समझते हैं। जब हमारा कोई भी वेदर हो, तो जब हमें पता होता है कि गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दियाँ आएंगी, तो हम पहले से तैयार होकर के रहते हैं। इट मीन्स हम फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉर्म को वेदर करें तो कभी कभी स्टॉर्म अचानक आ जाता है। स्टॉर्म इज नॉट अ वेदर, स्टॉर्म इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और इंसिडेंट और व्हाटएवर। तो ये अचानक आता है। तो वेदर को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेदर कौन सा कब चेंज होगा। तो हमें मालूम होता है, हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड होते हैं। स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो अब हमको स्टॉर्म वेदर की तरह से देखना है। इट मीन्स स्टॉर्म के लिए हमें पहले ही तैयार होना है। ये स्टॉर्म आने पर हमें स्टॉर्म को ऐसे फेस करना है जैसे कि मानो हमें पता था और हम मजबूत हैं और स्टॉर्म को जीतने नहीं देंगे। यानी यहाँ वेदर को मान लीजिए कंट्रोल करना, और स्टॉर्म हो गया तूफान। तो इसका मतलब हो गया कि टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इट मीन्स टू हैंडल द सिचुएशन। तो वेदर का मतलब हो गया प्री प्लान्ड, प्री प्रिपेयर्ड। और स्टॉर्म का मतलब हो गया सडन प्रॉब्लम। तो वेदर द स्टॉर्म यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ईडियम और है, टेक द बुल बाय हॉर्न्स। जब आपके ऊपर बिजार या सांड एकदम अटैक करे और आप अपने बाजुओं से, हाथों से उसके दोनों सींग पकड़कर उसे आगे ही रोक दें, तो वो हो गया वेदर द स्टॉर्म, मीन्स टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके बाद आता है विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब है कि दुष्ट लोगों का चक्र या दुष्टता का चक्र। ये इसका हमने मीनिंग देखा, और ये अपने आप में क्या है, नाउन है। यानी दुष्टता का चक्र का और अर्थ समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए करप्शन है, नेपोटिज्म है। तो ये विशियस सर्कल है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं और हम वहाँ पर वर्क करते हैं, तो जो लोअर ग्रेड के वहाँ पर पर्सनल हैं, मजदूर हैं या कारीगर हैं, तो ठेकेदार प्रथा के अंदर क्या होता है कि वो बीच में उनकी सैलरी का एक हिस्सा लेते हैं और उनको वहाँ पर भर्ती कराते हैं। सैलरी कुछ और मिल रही होती है, दी कुछ और जाती है। तो वो विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हो गया। और तो इसी तरह से दुष्टता का चक्र यानी जो परेशानी का कारण बने ऐसे लोग, तो सर्कल को, तो अब यहाँ पर हमने पहले तो ये देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। पॉइंट नंबर 2 मीनिंग हमने देख लिया। अब हमारे पास एक काम बचा कि हम ये देखें कि हम इसको विशियस वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, या सर्कल से, विशियस से बना सकते हैं या सर्कल से। तो हमें सर्कल ज़्यादा सही लगा याद करने के लिए। एक चक्रव्यूह वर्ड आपने सुना होगा। चक्रव्यूह क्या होता है कि एक व्यक्ति बीच में होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, और सारे लोगों को जो कि महायोद्धा और योद्धा होते हैं को हराना होता है, तब आप जीत पाते हैं। लेकिन यहाँ पर खराबियों का चक्र है। तो क्या हुआ यहाँ पर विशियस सर्कल। तो कई बार कहते हैं कि फिरोज़ाबाद के लोगों की हालत क्यों नहीं बदली, अनीस जंग के चैप्टर में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। तो विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स बताया गया है रीज़न उसका। तो यहाँ पर हो गया दुष्टता का चक्र। तो सर्कल चक्रव्यूह एक आप बीच में खड़े हुए संघर्ष कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों ने आपको घेर रखा होता है, तो ये हुआ दुष्टता का चक्र। इसके बाद अब हम आते हैं
पॉइंट नंबर 9 में गिव अ हैंडल टू का मतलब होगा टू फर्निश एन ओकेजन फॉर। तो सबसे पहले हमने इसका मीनिंग तैयार कर लिया। गिव अ हैंडल टू का मतलब है टू फर्निश एन ओकेजन फॉर। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पर सीखी पॉइंट नंबर 2 कि ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब के बाद हमें लिंक बनाना है कि ये हमें याद कैसे रहे। तो यहाँ पर हमको या तो हम गिव ले लें या हैंडल ले लें। तो यहाँ पर हैंडल को हमने ओकेजन या फर्निश से जोड़ना है। तो इसका मतलब होता है किसी बात को कहने के लिए कोई बैकग्राउंड तैयार कर लेना। इट मीन्स अगर हमें दरवाज़ा बंद करना है तो उसके अंदर हैंडल होना ज़रूरी है, और हैंडल होगा तो आप दरवाजे को बंद करने वाला जो सिचुएशन है उसको क्रिएट कर लेंगे। तो इसका मतलब होगा किसी काम या किसी बात को करने के लिए एक बैकग्राउंड, एक सिचुएशन तैयार कर लेना, यानी फर्निश कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। तो गिव अ हैंडल टू, तो इसका यूज़ आप ऐसे करके समझ सकते हैं, आई गेव अ हैंडल टू टॉक टू हिम पीसफुली व्हेन ही वॉज एंग्री। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैंने वो माहौल तैयार किया जिसके अंदर हम वो बात कर सकें जो हम बताना चाहते थे। तो आप कहेंगे इफ़ यू वांट टू गिव अ हैंडल टू डिस्प्ले ऑल योर टैलेंट्स और योर वर्च्यूज यू विल हैव टू टॉक टू योर बॉस फर्स्ट। आपको पहले अपने बॉस से बात करना शुरू करना होगा, उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज़ रख सकते हैं। तो गिव से हैंडल और हैंडल से फर्निश। तो इस तरह से आप इसको लिंक बनाकर याद कर सकते हैं कि किसी सिचुएशन को तैयार करना। टू पिन वंस फेथ टू का मतलब होता है टू प्लेस का मतलब होता है टू प्लेस फुल रिलायंस किसका, टू पिन वंस फेथ टू का। टू प्लेस फुल रिलायंस का मतलब होता है पूरा भरोसा जताना, पूरा विश्वास करना। टू हैव फर्म फेथ इन समबडी होगा टू पिन वंस फेथ टू हिम। इफ यू वॉन्ट टू पिन योर फेथ टू योर बॉस यू विल हैव टू वर्क वेल। तो यहाँ पर जैसे कि टू दिया हुआ है तो टू आपको यहाँ पर ये बताता है कि यह जो है वर्ब है, और वर्ब के बाद आपने पॉइंट नंबर 2 इसका मीनिंग सीखा। टू पिन वंस फेथ, यानी जब आप अपने फेथ का टैग लगा देंगे तो ये बिल्कुल आप एहसास करा देंगे कि आप दूसरे में विश्वास करते हैं। तो ये जो पिन वर्ड है ये प्लेस को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपने प्लेस को कनेक्ट कर लिया, और फेथ का मतलब हो गया कि रिलायंस, भरोसा। तो अगर आप किसी का फेथ पिन अप कर लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है उसमें पूरा भरोसा रखते हैं। तो टू पिन वंस फेथ टू, आगे जो भी समबडी कुछ भी आए तो उसके लिए आपको यूज़ करना है टू प्लेस फुल रिलायंस, किसी में पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखना। इसके बाद हम आते हैं वेक अप कॉल्स। वेक अप कॉल्स को आप इस तरह से ले सकते हैं टू इंडिकेट, यानी समथिंग टू मेक यू रियलाइज, कुछ भी ऐसा जो आपको एहसास करा सके। वेकअप कॉल्स, तो हमने यहाँ पर मीनिंग जान लिया। वेकअप कॉल्स में हमें पता चला कि ये नाउन है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लिया। अब हम इस वेकअप को रिलेट करेंगे कि हम इंडिकेशन से, सचेत होने से, यानी टू बी अलर्ट, टू बी अलर्ट, इसको आप याद करेंगे तो किस तरह से याद करें। तो अगर मान लीजिए आप अपनी सोच में गुम हैं और आप चलते जा रहे हैं और आपको आगे गड्ढा या किसी खतरे का एहसास नहीं है, दूसरा चिल्लाकर आपको बोलेगा अरे रुको आगे मत जाओ, तो उसने आपको वेकअप कर दिया दूसरे की कॉल ने। तो वेकअप जगा दिया कॉल, साउंड ने, आवाज़ ने, पुकारने ने। इसको आप किसी भी तरह से जो है याद कर सकते हैं। तो वेकअप कॉल्स मीन्स बिफोर एग्जामिनेशन टीचर गिव्स यू वेकअप कॉल्स, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन अदरवाइज यू विल लूज।
मतलब टीचर्स बार बार कहते हैं कि समय है, तैयारी कर लो, वरना लास्ट में प्रॉब्लम होगी। तो ये हुआ वेकअप कॉल्स। वेकअप कॉल्स मीन्स टू मेक समबडी अलर्ट या समथिंग दैट मेक्स समबडी अलर्ट। इसके बाद है टू नो व्हाट्स व्हाट। तो टू नो व्हाट्स व्हाट का मतलब है टू बी एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग टू चीट। तो हमने मीनिंग देखा, टू नो व्हाट्स व्हाट का मीनिंग है कि किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएं और हम धोखा आसानी से दे सकें। यानी व्हाट इज़ व्हाट, क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ किस किस तरह से होती है। सपोज़ कीजिए किसी फर्म में, किसी कंपनी में कोई मिस्टर एक्स हैं, वो वहाँ पर काम करते करते बहुत पुराने हो गए हैं, तो उसको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या करना है, किस तरह से जो उसके ऑनर हैं उन पर कहाँ असर पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं, तो आप पॉजिटिव वर्क ईमानदारी से करते रहें, दूसरे आप उन रास्तों को खोज लें कि बेईमानी कहाँ से की जा सकती है। तो किसी के बारे में सारी डिटेल्स जान लेना, व्हाट इज़ व्हाट, जो कुछ भी है, जो भी है। तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हुआ, एक पुराना व्यक्ति हुआ, और वह चीट करने के इरादे से जब किसी की डिटेल्स को जान लेता है कि इसका क्या माइंड है, इसकी क्या सोच है, इसकी क्या रुचि है, फिर उसके अनुसार काम करके उसको चीट करता है, तो ये आपका वर्ब की तरह से यूज़ होगा। तो यहाँ पर पता चला कि ये वर्ब है। यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो है एक चीटिंग के सेंस में यूज़ होना है, मीनिंग भी पता चला। अब हमें ये लिंक बनाना है कि व्हाट्स व्हाट को हम कैसे याद करें, कि कौन क्या है, किस काम को कैसे करते हैं। जब आप ये जान जाते हैं, मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर कस्टमर आया, तो आप पुराने शॉपकीपर हैं, सेल्समैन हैं, ठीक है, तो आप सामने वाले को रीड कर जाते हैं कि क्या ये चाहता है, इसकी कितनी अप्रोच है। आप उसको फिर कुछ भी बेच सकते हैं क्योंकि आप उसकी नेचर को समझ गए हैं। तो एक तरह से ख़राब माल भी बेचेंगे उसको। तो यहाँ पर चीटिंग आया, इसलिए टू नो व्हाट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर बिजनेस। इससे अलग हो सकता है कि ये स्टेटमेंट मॉरली गलत हो, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपने इसको यूज़ करना है। तो व्हाट इज़ व्हाट को जान लेना, यानी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा जान लेना कि किसको हम कहाँ पर माइनस प्लस करके मेंटेन कर सकते हैं, या किसी सिचुएशन को इतना जान जाना कि हम दूसरे को धोखा देने लगें, उसको आप व्हाट्स व्हाट कहते हैं। अब आता है वॉप एंड वूफ। मीनिंग है इसका ताना बाना। अब ये तो हिंदी ही अपने आप में डिफ़िकल्ट लग रही होगी, यानी हम इसको बेस कह सकते हैं। बेस किसी चीज़ का आधार। अगर मान लीजिए आप कोई कपड़ा बुनने जा रहे हैं, तो कपड़े में कुछ धागे सामने की तरफ से चलते हैं, फिर एक धागा साइड से चलता है, जो सामने से चलता है उसे ताना कहते हैं। जो शटल से जब धागा लेफ़्ट राइट चलता है तो उसे बाना कहते हैं, तब जा कर के वो कपड़ा बुनकर आपका तैयार होता है। तो किसी भी चीज़ का ताना बाना बनाना, किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट तैयार करना, बेस तैयार करना, आपका वॉप एंड वूफ है। हाउ टू गेट सक्सेस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू गेट सक्सेस यू विल हैव टू प्रिपेयर वॉप एंड वूफ। आपको ताना बाना तैयार करना होगा, एक फॉर्मेट तैयार करना होगा, एक तरह से एक प्लानिंग तैयार करनी होगी। तो ये वॉप एंड वूफ कहलाएगा। तो अब इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? ये ताना बाना जो हुआ, ये हुआ आपका नाउन, इसको आप कनेक्ट कैसे करेंगे? इसको एक तो हुआ ताना, ठीक है, और बाना इस तरह से आता है, तो वॉप एंड वूफ, वूफ मकड़ी के जाल से भी रिलेट आप कर लेते हैं। तो अगर आप जो बेस तैयार कर लेते हैं किसी चीज़ की, तो वूफ बेवकूफ़, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनते हो, समझदारी से अपना काम करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होती तो आप पिछड़ जाते हैं। तो इस तरह से वॉप एंड वूफ को आप बेवकूफ़ या ताना बाना या प्लानिंग से रिलेट कर सकते हैं। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग क्या है। इसका मतलब हो गया इन डाउट।
अब इन डाउट मीन्स हाउ का आंसर हुआ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज हो गया ये एडवर्ब विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब इसका हमको लिंक बनाना है, पहले हमने मीनिंग देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया, तो लिंक बनाएंगे हम ग्रेन से। अगर मान लीजिए कहीं पर आप ज्वेलरी खरीदने गए किसी शोरूम पर, तो आप गहने को उठा करके देखते हैं कि सोना जो है ये शुद्ध है या नहीं। इट मीन्स जब आप खाना खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं, तो उसमें राइस के साइज़ के अगर सॉल्ट के जो दाने हैं वो आने लगे, तो वो आपको धोखा देंगे कि ये चावल तो नहीं, लेकिन निकलेगा क्या, नमक, और वो आपका क्या करेगा, टेस्ट बिगाड़ देगा। तो टेस्ट बिगाड़ने में दाने को क्या कहेंगे, अनाज को आप ग्रेन कहते हैं। तो जब ग्रेन के साइज़ का सॉल्ट मिल जाएगा तो वो धोखा देने लगेगा, और जब आपको ऐसा होगा तो आप सही खाना भी शक करके खाओगे विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी आप जो है राइस को ग्रेन समझोगे सॉल्ट का। तो इन डाउट, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ही पिक्ड द नेकलेस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स आप जानना चाहते थे कि ये सही है या नहीं। इट मीन्स उसने संदेह में होकर, शक करके वह नेकलेस उठाया, ठीक है, जांचने के लिए। तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हुआ इन डाउट। इसके बाद है ब्लड्स अप। यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी लगा है इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ इज लिखा है, और जब हमने इज को ओमिट किया तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब हो गया एंग्री। और ब्लड जब अप होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने को आप एंग्री कहते हैं। तो ये हुआ हमारा मीनिंग, और हमें पता चला कि ये एडजेक्टिव की तरह से ब्लड्स अप आएगा। हिज ब्लड इज अप मीन्स एंग्री। तो ये टू बी का जो सेंटेंस जैसा दिखने वाला ये ईडियम आपको एंगर को डिस्प्ले करता है। तो ब्लड इज अप होने पर आप एंग्री होंगे, तो आप एंगर वाला ऑप्शन बहुत जल्दी से चूज करके आंसर डिक्लेयर कर देंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो इस तरह से इडियम्स को लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते रहिए। मिलते हैं जल्दी इस सीरीज़ में आगे दोबारा फिर आपसे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।